Assalamu alaikum, second year. This is Saima Malik from Biology Department, Army Public School and College, Fort Road, Rawalpindi. I hope all of you are fine. Today we are going to start new chapter of nervous coordination. This is our third lecture of fifth week, and today's lesson has been taken from page number 69 to page number 73. Okay, let's start the new chapter. As you have seen, the chapter's name, nervous coordination. So first of all, let's see what is actually nervous system. System of the body that provides coordination through electric signals among different body parts for the response to a particular stimulus. And human nervous system is most evolved among all animals. अब देखें ये 4 लाइंस अगर हम स्टार्टिंग की देखें कि बॉडी का वो सिस्टम जो कि पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कर रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, तो पीछे से एक स्विच ऑन किया जाता है और हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितने हमारे घरों में हैं वो ऑन हो जाती हैं। एसी ऑन हो जाता है, फैन ऑन हो जाता है, टीवी ऑन हो जाता है और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, तो पीछे से उनको एक्चुअली स्विच कंट्रोल कर रहा है ना। बिल्कुल आप ऐसे समझ लें कि नर्वस सिस्टम जो है एक्चुअली वो हमारी बॉडी का स्विच है और वो उसको कंट्रोल कर रहा है। पूरी बॉडी के अंदर जो भी कोऑर्डिनेशन है, जो हम बोलते हैं, बोलने के साथ हमारा मुंह हिल रहा है, हमारी आईज इधर उधर देख रही हैं, हमारे हाथ हिल रहे हैं, जो भी कोऑर्डिनेशन हो रही है बॉडी के साथ, एक एक्शन के साथ या एक फंक्शन के साथ जितने भी बाकी फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, वो सारी कोऑर्डिनेशन है ना। और उस कोऑर्डिनेशन को कौन डिसाइड कर रहा है या उस कोऑर्डिनेशन को कौन पॉसिबल बना रहा है, दैट इज एक्चुअली नर्वस सिस्टम। अब अगर इस डायग्राम में देखें तो आपको लगेगा कि जैसे एक नेटवर्क ऑफ वायर्स हैं। अब देखें, ये है स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज ब्रेन। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो अपनी पोजीशन पे है ना, तो ये तो एक्चुअली कंट्रोलिंग सेंटर्स हैं, लेकिन इन कंट्रोलिंग सेंटर्स को पूरी बॉडी में जो और जिस तरह से वो डिस्पर्स्ड है, स्प्रेडेड है, पूरा इस सिस्टम का जो भी कंट्रोलिंग सिस्टम है या कंट्रोलिंग सेंटर्स हैं, उनके मैसेजेस पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। ये भी नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ये कौन बना रहा है, ये नर्व्स बना रही हैं। तो एक्चुअली पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ये सारी नर्व्स मिलके बनाती हैं। आगे जब हम इस चैप्टर में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो आप पढ़ते हैं ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके लिए ये चैप्टर बहुत नया नहीं है, यू आर वेरी मच फैमिलियर फॉर दीज टर्म्स विद दीज टर्म्स, सॉरी, क्योंकि ये आपने 10th ग्रेड में भी तो नर्वस कोऑर्डिनेशन का चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, तो बस उसकी डिटेल आती जाएगी। और ह्यूमन अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए तो कहते हैं इंसान को कि उसका नर्वस सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड है सारे एनिमल्स के अंदर। उसका ब्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड है और उसी बेसिस पे वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको बेटर से बेटर करता जा रहा है या कर सकता है। ठीक है ना, लेट्स प्रोसीड। जी, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ही एक और टर्म है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या है? इट इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। मीन्स जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम को बना रहे हैं, उन सारे स्ट्रक्चर्स को अगर स्टडी किया जाए तो व्हाट दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोलॉजी। अब नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या है? हम किसको कहते हैं फंक्शनल यूनिट? जैसे हम बायोलॉजिस्ट हैं और हम पढ़ते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्कुल इसी तरह से एक्सक्रीशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है, जब नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे होते हैं तो उसका बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है? उसका बेसिक फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। जी, ये आपको इसमें डायग्राम में जो नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? डिटेक्ट एंड रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स, इंटीग्रेशन ऑफ स्टिमुलाई टू डिटरमिन मोड ऑफ रिस्पॉन्स और ट्रांसमिट कमांड्स
फॉर रिस्पॉन्स टू इफेक्टर ऑर्गन्स, कि पहले तो जो भी स्टिमुलस आ रहा है, सेंसरी ऑर्गन्स जो भी रिसीव कर रहे हैं इंटरनल बॉडी से या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, उसको डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है न्यूरॉन, फिर उसको इंटीग्रेट करता है कि अब जो सेंसेशन आई है उस सेंसेशन को आगे किस तरीके से, उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, मोड ऑफ रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उस सारी चीज को एनालाइज करता है। और फिर एनालाइज करने के बाद इफेक्टर ऑर्गन को मैसेज देता है कि नाउ प्रोड्यूस दिस रिस्पॉन्स, वॉट एवर दैट रिस्पॉन्स में बी। ठीक है ना। तो इन तीनों को, ये जो है डिटेक्शन, इंटीग्रेशन और आगे फिर प्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्स बाय द इफेक्टर ऑर्गन, हम कह सकते हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के बेसिक स्टेप्स भी यही हैं। न्यूरॉन का फंक्शन भी यही है और नर्वस कोऑर्डिनेशन के बेसिक स्टेप्स भी यही हैं। ये देखें स्टेप्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन, रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस, फिर उस स्टिमुलस, जो भी स्टिमुलस आया है उसको प्रोसेस करना, एनालाइज करना इंफॉर्मेशन को, और उस इंफॉर्मेशन को समझ के आगे रिस्पॉन्स देना इफेक्टर ऑर्गन्स, ताकि उस स्टिमुलस से उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें। अब रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस एक्चुअली कौन करता है? रिसेप्टर्स करते हैं, या हम कहते हैं कि सेंसरी ऑर्गन्स करते हैं। अब रिसेप्टर्स कौन से हैं बॉडी के अंदर? देखें, रिसेप्टर्स को हम ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। दे रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। रिसेप्टर में बी एन ऑर्गन, अ सेल और जस्ट न्यूरॉन एंडिंग, यानी जस्ट एक सिंपल न्यूरॉन या उसका कोई पार्ट भी हो सकता है, एक पूरा सेल भी हो सकता है, सेल मिलके टिश्यू और टिश्यू मिलके ऑर्गन, तो एक पूरा ऑर्गन भी हो सकता है रिसेप्टर। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय रिसेप्टर, transmitted to central nervous system through sensory neurons। ठीक है कि रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेज देते हैं, किसके थ्रू? सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। रिसेप्टर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, फोटो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, नोसिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स, देखें रिसेप्टर का वर्ड तो रिसीवर से आपको समझ आ रही है। फोटो मींस लाइट, तो फोटो रिसेप्टर्स कौन से होंगे? दोज दैट डिटेक्ट लाइट स्टिमुलाई, रॉड्स एंड कोन्स। रेटिना के स्ट्रक्चर, आपने 10th क्लास में आई का स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसमें आई की लेयर है रेटिना, जिसके ऊपर सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। तो ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? फोटो रिसेप्टर्स। फिर हैं कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स आयंस और मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करते हैं। कीमो केमिकल से रिलेटेड बात है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? इन नेजल एपिथेलियम फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मेल, इसको हम ऑल्फेक्शन भी कहते हैं, कि नेजल नोज की जो एपिथेलियल लेयर है वहाँ सेल्स प्रेजेंट होंगे जो स्मेल को डिटेक्ट करेंगे। इसको हम, इसीलिए तो हम नोज को ऑल्फैक्टरी ऑर्गन भी कहते हैं, ऑल्फेक्शन इस फंक्शन को कहेंगे। टंग पे प्रेजेंट हो सकते हैं टेस्ट। अब टेस्ट जो भी हम खाते हैं उसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो इस फंक्शन को हम गस्टेशन भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस दैट डिटेक्ट चेंजेस इन ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड। ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड मीन्स कि उसको सोल्यूट, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, आयनिक जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, चेंजेस आ रही हैं उसके अंदर, उनको, उन रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मो रिसेप्टर्स। फिर आ जाते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर्स डिटेक्ट चेंजेस इन प्रेशर, पोजीशन और एक्सेलरेशन। कैसे? जैसे स्ट्रेच और प्रेशर। पेसिनियन कॉर्पसल्स इन स्किन, स्किन के ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, आप स्किन के ऊपर हाथ लगाएं, प्रेशर अप्लाई करें कोई और, तो हमें फौरन से फील होगा। ये जो फीलिंग है ये कौन कर रहा है? पेसिनियन कॉर्पसल्स, हम उन रिसेप्टर्स को बोलते हैं। बैरो रिसेप्टर्स हैं वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में, ये भी प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो एक्चुअली ब्लड वेसल्स के अंदर बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है और बैरो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं उस प्रेशर को। फॉर इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग हेयरिंग, अब
हेयरिंग में भी आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि उसकी मेंटेनेंस हेयरिंग की और उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें। तो एक्चुअली जो रेज हैं, जो साउंड प्रोडक्शन होती है, वो तो डिटेक्ट होते ही हैं। इसके अलावा हमारे ईयर में जो है वो हेयरिंग में इक्विलिब्रियम मेंटेन जो होता है, वो भी जो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं, वो भी प्रेशर या पोजीशन को जैसे डिटेक्ट करते हैं कि किस साइड से आवाज़ आ रही है, कितनी दूर से आवाज़ आ रही है। तो ये भी क्या कहलाएंगे? मैकेनो रिसेप्टर्स कहलाएंगे। फिर थर्मो रिसेप्टर्स हैं, डिटेक्ट हॉट और कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलाई, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जो टेम्परेचर को सेंस करते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है। फिर नोसिसेप्टर्स हैं, जो इनको हम पेन रिसेप्टर्स भी कहते हैं, कि दे रिस्पॉन्ड टू डैमेज टू बॉडी टिश्यूज, के बॉडी टिश्यू में अगर कोई डैमेज हो जाए, कहीं चोट लग जाए, कहीं जख्म आ जाए, वूंड हो जाता है, तो उसको डिटेक्ट करते हैं नोसिसेप्टर्स, पेन रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के बाद नेक्स्ट क्या स्टेप था? एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन में दो चीजें हैं। सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स आर रिसीव्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, दैट एक्ट एज कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। मींस कि सीएनएस जो है वो कोऑर्डिनेशन करता है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। और जब इंफॉर्मेशन सेंसरी रिसेप्टर्स ले आए हैं, वहां तक ब्रेन तक आ गई, तो यहाँ से कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज फर्दर प्रोसेस्ड, एनालाइज्ड फॉर एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बाय स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, जो कि ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उनको हम इंटर न्यूरॉन बोलते हैं। एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। ठीक है, अब थर्ड स्टेप पे आते हैं हम, के इफेक्टर्स। पहले क्या थे? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स ने इंफॉर्मेशन ले आए, वो इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दी कोऑर्डिनेटरी सेंटर को, जो कि ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। अब वहां से जो भी इंफॉर्मेशन थी वो एनालाइज हो गई। अब वो इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली जो भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराना है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? इफेक्टर्स के पास। Those parts, muscles and glands of the body which produces an appropriate response, उनको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टर्स बोलते हैं। रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके आए थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट थे इंटर न्यूरॉन्स। वहां से मैसेज एनालाइज होने के बाद वहां से मोटर न्यूरॉन्स सिग्नल्स लेके निकलेंगे, इम्पल्सेस लेके निकलेंगे, मैसेज लेके निकलेंगे, एंड दे प्रोवाइड्स एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग मूवमेंट्स। अगर रिसेप्टर ऑर्गन्स मसल्स हैं तो ऑब्वियसली वो कोई ना कोई मूवमेंट शो करेंगे। अगर रिसेप्टर ऑर्गन्स ग्लैंड्स हैं तो फिर वो कोई ना कोई सिक्रीशन कर देंगे अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस। ठीक है, तो ये इफेक्टर्स का काम है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स में हमने क्या देखना है? न्यूरॉन्स का हम पीछे पढ़ चुके हैं ना कि ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, और ये आप देख रहे हैं एक न्यूरॉन की डायग्राम है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें उसकी सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन, फिर न्यूरॉन सपोर्टिंग सेल्स जिसमें माइलिन शीथ और श्वान सेल्स आते हैं। फिर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखेंगे, जिसमें सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब देखें, आपने पिछले स्लाइड पे जो डायग्राम देखी है, उसमें से अगर उसका जो स्टेम है उसको निकाल दें तो हमारे पास ये चीज बचती है। इसको हम कहते हैं न्यूरॉन की सेल बॉडी। ठीक है, और इसमें ये एरिया जो है ये न्यूरॉन सेल बॉडी का साइटोप्लाज्म है। इसको हम बोलते हैं ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म। इसके अराउंड मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सिंगल लार्ज न्यूक्लियस और उसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा और ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी ऑपरेटस है, ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। निसल बॉडीज, ये निसल बॉडीज एंड न्यूरोफिब्रिल्स ये नजर आ रहे हैं आपको।
ये प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। और एक्चुअली निसल बॉडीज जो हैं ये क्या है, ये ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है एक्चुअली, ये ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और आपने पहले सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, 9th क्लास में पढ़ा था कि राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है, यस, प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ भी ये यही फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये सेल बॉडी हो गई न्यूरॉन की। आगे है डेंड्राइट्स। अगर हम इसको सेल बॉडी कहते हैं तो सेल बॉडी की जो एक्सटेंशंस हैं, एक तो मेन स्टेम लाइक होता है ना, उसको छोड़ दें अगर, तो उसके सेल बॉडी की एक्सटेंशंस हैं, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हम उनको बोलते हैं। सॉफ्ट, शॉर्ट एंड थिन ये एक्सटेंशंस होती हैं और ग्रेजुअली ये टैपर करती हैं फ्रॉम बेस टू टिप, यानी बेस इनकी इधर है जहाँ उनकी सेल बॉडी है, और जैसे जैसे ये आगे अपनी टिप तक पहुंचती हैं तो और टेपरिंग एंड्स हो जाते हैं, यानी पॉइंटेड एंड्स हो जाते हैं। और दूसरे न्यूरॉन का जो दूसरा स्टेम है एक्चुअली, जिसको एक्सॉन बोलते हैं, उसके साथ ये पेयर करती हैं, यानी साइनैप्स बनाती हैं ताकि वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें। जैसे वायर्स का नेटवर्क होता है ना, आपने सबसे स्टार्ट वाली स्लाइड पे डायग्राम देखी थी, वायर का नेटवर्क आपको नजर आ रहा था, तो एक्चुअली वो ऐसे ही है कि ये डेंड्राइट्स इनको बोलते हैं। डेंड्राइट्स आर द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस ऑफ न्यूरॉन्स, और ये और बाकी न्यूरॉन्स की एक्सॉन के साथ पेयर करती हैं या साइनैप्स बनाती हैं, और उनका फंक्शन क्या है कि एक्सॉन से वो स्टिमुलस को रिसीव करती हैं और इम्पल्सेस कंडक्ट करके लेके आती हैं टू द सेल बॉडी। तो अब इन्हें याद रखना है कि ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म जिसको हम बोल रहे हैं, उसकी जो एक्सटेंशंस नजर आ रही हैं वो डेंड्राइट्स हैं, और डेंड्राइट्स का काम ये है कि वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, और दूसरे न्यूरॉन से किसके थ्रू वो कंडक्ट करेंगी, वो लेंगी उनके एक्सॉन के थ्रू। इसका मतलब ये हो गया कि एक्सॉन जो है वो न्यूरॉन से मैसेज बाहर लेके जाता है और डेंड्राइट्स मैसेज सेल बॉडी में लेके आती है। देन एक्सॉन, अब देखें ये हमने सेल बॉडी भी पढ़ लिया, इसकी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस यानी ये डेंड्राइट्स भी पढ़ ली। अब बारी आ गई है एक्सॉन की। एक्सॉन क्या है, लॉन्ग एंड थिक नर्व फाइबर है, जाहिर है फाइबर है ना, धागे की तरह जो भी चीज होती है हम उसको फाइबर बोलते हैं। Have a constant diameter and can vary in size from few millimeter to more than a meter length. इतने ज्यादा इसकी लेंथ हो सकती है, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। और अब यहाँ साइटोप्लाज्म था ना, उसके लिए तो हम साइटोप्लाज्म का वर्ड यूज कर रहे थे, लेकिन जो एक्सॉन का साइटोप्लाज्म है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एक्सोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन इज नोन एज एक्सोप्लाज्म and cell membrane of axon is known as exolemma, ठीक है। exoplasm is the cytoplasm of neuron and exolemma is the cell membrane of neuron, terminate by branching to form small extensions with enlarged ends called presynaptic terminals। ये देखें कि यहाँ ये पूरा एक्सॉन चल रहा है और एक्सॉन आगे जहां एंड हो रहा है। अब मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि डेंड्राइट का क्या काम है कि टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, हाउएवर एक्सॉन्स टेक द इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स अदर न्यूरॉन्स। तो एक्सॉन ने तो अपने न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेके बाहर जानी है ना, इसलिए वो आगे ये अगर आप देखें तो ये आप ये दिखाने की कोशिश की है कि ये दूसरा न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है, और ये एंड्स जो नजर आ रहे हैं ये उसकी डेंड्राइट्स हैं, और ये एक्सॉन जो है ये इसकी एंड्स हैं, इनको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स। तो ये प्री साइनेप्टिक इसलिए कह रहे हैं कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट के साथ जब पेयर करता है तो उस पेयरिंग को हम बोलते हैं उसको बोलते हैं साइनैप्स। अब उस साइनैप्स जो पेयरिंग हो रही है उसके साइनैप्स से पहले वाली जो चीज है वो प्री है, ठीक है, और जो उस साइनैप्स के बाद वाली चीज है यानी जहां इंफॉर्मेशन जा रही है वो पोस्ट हो जाएगी। तो उस टर्मिनल को जहां से इंफॉर्मेशन ने निकलना है वो इंफॉर्मेशन वो पॉइंट कहलाएगा प्री साइनेप्टिक।
और वो एंड या वो पॉइंट जिसमें इंफॉर्मेशन ने जाना है वो कहलाएगा पोस्ट साइनेप्टिक। टर्मिनल जाहिर है एंड को बोल रहे हैं, इसलिए जहां एक्सॉन एंड हो रहा होगा और आगे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ पेयर कर रहा होगा, न्यूरॉन के उस लास्ट एंड को हम क्या बोलेंगे? प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट के एंड को हम क्या बोलेंगे? पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। एक्सॉन कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल्स from neuron cell body to presynaptic terminals, that is conduct signal away from the cell body। यही बात मैंने अभी आपको पहले समझाई है। I hope कि it is clear now। माइलिन शीथ एंड श्वान सेल्स। अब पीछे आपने सेल बॉडी भी पढ़ ली, डेंड्राइट्स भी पढ़ ली, एक्सॉन भी पढ़ ली। अब देखें एक्सॉन रिबन लाइक स्ट्रक्चर है। एक्सॉन के अराउंड आपको ये जो ब्लूइश कलर की एक कोटिंग नजर आ रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे एक बारीक वाला पाइप जो है वो किसी और बड़े होल में से निकल रहा है। तो ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये एक्चुअली क्या है? ये है श्वान सेल्स। ठीक है, और यहाँ देखें इसको थोड़ा सा ये मैग्नीफाइड पिक्चर है। श्वान सेल न्यूक्लियाई सेल है ना, तो इसलिए इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। अब ये सराउंड कर रहा है एक्सॉन को। इनको हम श्वान सेल को बोलते हैं ग्लायल सेल्स, या फिर इनको हम सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं। न्यूरॉन के सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं। दे प्रोटेक्ट एंड नरिश द न्यूरॉन्स। श्वान सेल्स और न्यूरोलिमोसाइट, ये भी इनका ही नाम है, आर न्यूरोग्लियल यानी सपोर्टिंग सेल्स ऑफ न्यूरॉन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जितना भी नर्वस सिस्टम का कनेक्शन है वो मेंटेन कर रहे हैं न्यूरॉन्स मिलके बनाते हैं नर्व्स। तो वो नर्व्स जो हैं वो सारी मिलके बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। श्वान सेल्स कवर द एक्सॉन। एक्सॉन क्या है? स्ट्रिप लाइक सेल्स हैं, श्वान सेल्स जो हैं वो स्ट्रिप लाइक सेल्स हैं दैट आर रैप्ड अराउंड एक्सॉन फाइबर्स। एक्सॉन को कहा है कि ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है और इसके बाहर स्ट्रिप्स हैं जिन्होंने एक तरह से रैप किया हुआ है एक्सॉन को। श्वान सेल्स आर कवर्ड विद माइलिन शीथ, यानी श्वान सेल्स को एक और चीज, ये देखें ये ब्लूइश कलर का आपको ये चीज नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का क्या काम है? इंसुलेशन प्रोवाइड करना। तो श्वान सेल्स भी हो गए और श्वान सेल्स के साथ ही माइलिन शीथ भी हो गई। इनको जो भी ऐसे एक्सॉन्स होते हैं जिनके अराउंड माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं माइलिनेटेड फाइबर्स या माइलिनेटेड एक्सॉन्स। सारे न्यूरॉन के अराउंड माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती, ये याद रखें। और जिनके अराउंड नहीं होती उनको क्या कहते हैं? नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। अब अगर एक पूरा न्यूरॉन सेल है और उसके एक्सॉन के अराउंड श्वान सेल भी है और माइलिन शीथ भी है तो वो तो माइलिनेटेड एक्सॉन हो जाएगा। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जैसे आपको ये गैप नजर आ रहा है, एक्सॉन फाइबर नजर आ रहा है, अब पूरे एक्सॉन में जिस पॉइंट पे श्वान सेल नहीं होगा या उसके अराउंड माइलिन शीथ नहीं होगी उस एरिया को हम बोलते हैं नोड ऑफ रनवेयर। नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ एक्सॉन बिटवीन टू श्वान सेल्स, उसको क्या बोलेंगे? नोड्स ऑफ रनवेयर या फिर न्यूरोफिब्रिल नोड्स। नोड्स ऑफ रनवेयर या न्यूरोफिब्रिल नोड्स का एक तरह से फंक्शन समझ लें या उसका एडवांटेज समझ लें कि जब नर्व इम्पल्स पास कर रही होती है एक्सॉन के अराउंड, अभी हमने पीछे पढ़ा कि एक्सॉन का काम क्या है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अपने न्यूरॉन के सेल बॉडी से लेके उसको दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाता है। तो इम्पल्स ने ट्रैवल करना है अलोंग द एक्सॉन। नोड ऑफ रनवेयर जो है वो उस इम्पल्स की स्पीड को हेल्प करते हैं, उसको एक्सेलरेट करते हैं, उसको तेज स्पीड के साथ, फास्ट स्पीड के साथ गुजरने में मदद देते हैं। और एक्सॉन का वो पार्ट जो नॉन माइलिनेटेड होता है, यानी यहाँ जहाँ नोड ऑफ रनवेयर वाला पोर्शन है वहां से एक तरह से इम्पल्स समझने की जंपिंग फॉर्म में गुजरती है।
कि एक नोड ऑफ रनवेयर से दूसरे नोड ऑफ रनवेयर, फिर नेक्स्ट नोड ऑफ रनवेयर, और इस तरह से उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्टेटरी इम्पल्स। सॉल्टेटरी इम्पल्स, ये आगे आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो हो गया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जिनको हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स जिनको इफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, और इंटर न्यूरॉन्स जो एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहलाती हैं, इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी कहलाती हैं, रिले न्यूरॉन भी कहलाती हैं। आसान ज़बान में आपको बता दूं कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो हमेशा सेंस ऑर्गन्स से मैसेज कोऑर्डिनेशन सेंटर तक लेके जाते हैं। इनको हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन सेंटर के हिसाब से हम उनकी इन पोजीशन जो है वो डिक्लेयर करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में ये एंटर होना है ना इन्होंने, सेंसरी न्यूरॉन ने, इसलिए एफरेंट, आपने पीछे नेफ्रॉन का पढ़ा हुआ था, आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल। तो इनकमिंग एफरेंट न्यूरॉन मींस इनकमिंग न्यूरॉन्स, कहाँ, कोऑर्डिनेशन सेंटर के अंदर। मोटर न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन इसलिए कहते हैं कि दे आर आउटगोइंग न्यूरॉन्स। आउटगोइंग का मतलब है कि उन्होंने कोऑर्डिनेशन सेंटर से मैसेज लेके बाहर निकलना है और इफेक्टर ऑर्गन के पास जाना है। मोटर न्यूरॉन इनको इसलिए बोलते हैं कि ये मोशन यानी रिस्पॉन्स का मैसेज लेके जा रहे हैं, मोटर मोशन से है, मूवमेंट का मैसेज लेके जा रहे हैं। अब इफेक्टर ऑर्गन ने जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है उसका मैसेज लेके जा रहे हैं। इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनको उसी बेसिस पे एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहते हैं, इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी कहते हैं, रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। अब इसकी डिटेल में जाने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं उनको पहले देख लेंगे। यूनिपोलर न्यूरॉन, बायपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब देखें इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये न्यूरॉन्स ही है ना, तो हम कुछ को कहते हैं कि ये यूनिपोलर है, कुछ को कहते हैं बायपोलर है, कुछ को कहते हैं कि ये मल्टीपोलर है। तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स वो होते हैं, they have only one structure that extends away from the soma. Soma हम बेसिकली सेल बॉडी के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं कि सेल बॉडी से सिर्फ एक ही एक्सटेंशन नजर आ रही है, वो होगा यूनिपोलर न्यूरॉन। बायपोलर न्यूरॉन जो है उसके 1 एक्सॉन होगा, 1 डेंड्राइट होगी एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सोमा या सेल बॉडी। ये आप देख सकते हैं कि इसके सेल बॉडी से जो एक्सटेंशन है, ये एक साइड को हम डेंड्राइट कह सकते हैं, एक को एक्सॉन कह सकते हैं। मल्टीपोलर जो है उनके अंदर एक्सॉन तो एक ही है लेकिन डेंड्राइट्स मल्टीपल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि कौन से न्यूरॉन यूनिपोलर हैं, कौन से बायपोलर हैं, कौन से मल्टीपोलर हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स और एफरेंट न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है, यूनिपोलर हैं, दे कंडक्ट इम्पल्स टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स. Cell body is at the end of a short stalk on one side of the main conducting fiber just outside the central nervous system, and branches at one end are connected to the receptor. अब इसमें देखें ये सेंसरी न्यूरॉन का है, ये इसकी सेल बॉडी है और सेल बॉडी का डेंड्राइट्स, एक्सॉन, सेल बॉडी से तो सिर्फ एक ही एक्सटेंशन निकल रही है ना, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। एंड सेल बॉडी जो है वो 1 एंड पे प्रेजेंट है और उसका मेन कंडक्टिंग फाइबर जो है वो जस्ट आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बिल्कुल बाहर होगा, जहां से सेंस ऑर्गन ने बस मैसेज दे दिया और उसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैसेज को पहुंचा दिया है। उसका काम सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज को पहुंचाना है। आगे का काम जो है वो कौन करेगा, वो इंटर न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन्स या मोटर न्यूरॉन्स करेंगे। अभी देखते हैं कि अगला क्या है। मोटर न्यूरॉन्स और इफरेंट न्यूरॉन्स ये मल्टीपोलर हैं, दे कंडक्ट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास मैसेज लेके आए थे, ये बाहर लेके निकलेंगे। डेंड्राइट्स मेक कांटेक्ट विद अदर न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, टर्मिनल ब्रांचेस एट द फार एंड ऑफ न्यूरॉन आर कनेक्टेड टू एन इफेक्टर। अब देखें इस एक्सॉन ने इस न्यूरॉन ने मैसेज को लेके निकलना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर। इसकी डेंड्राइट्स जो हैं
यहाँ क्या है कि टर्मिनल ब्रांचेस जो है जिसमें एक्सॉन आता है वो तो इफेक्टर के साथ कनेक्टेड है, लेकिन डेंड्राइट्स जो हैं वो न्यूरॉन्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही प्रेजेंट हैं और उनके साथ इसलिए वो कांटेक्ट कर रहा है मोटर न्यूरॉन के, ताकि वहां से इंफॉर्मेशन ले ले, बहुत सी जितनी भी इंफॉर्मेशन लेनी है और जितनी उसने लेके जानी है आगे इफेक्टर ऑर्गन्स के पास। अब ये देखें, ये जो इसमें डायग्राम बनी हुई है कि ये कलेक्शन करके इंफॉर्मेशन के जो भी है सिग्नल्स कलेक्ट करके एक्सॉन के थ्रू वो पास हो रही है इंफॉर्मेशन, और वो कहाँ जा रहा है आगे मसल फाइबर्स के पास। मसल फाइबर्स का आप पीछे पढ़ चुके हैं ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस बनते हैं, तो मसल फिर उसी बेसिस पे तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, जो साइनेप्स आएगी, मसल का कॉन्ट्रैक्शन का एक्सटेंड जो है वो उतना ही होगा, वो उतने ही लेवल की कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा जिस तरह की इंफॉर्मेशन आई है उसके पास। तो ये मसल जो होगा वो क्या होगा, वो इफेक्टर ऑर्गन होगा जिसने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है। फिर आ जाते हैं इंटर न्यूरॉन एसोसिएशन न्यूरॉन या इंटरमीडिएट न्यूरॉन, या फिर उनको रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं। मल्टीपोलर है, कन्वे मैसेजेस बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। के सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन आता है या स्पाइनल कॉर्ड आता है, तो उसमें बहुत से इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है ना, तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं। और एक्सॉन इसमें जो है वो कंपैरेटिवली थिन होता है, उसमें माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होगी। जब माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगा, वो एक्सॉन, वो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन कहलाएगा। अब ये देखिए, यहाँ एक्सॉन्स नजर आ रहे हैं, इनके अराउंड श्वान सेल्स भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इन श्वान सेल्स के अराउंड माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगी। माइलिन शीथ जो उसकी एक तरह से जो स्पीड होती है इम्पल्स की, उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देता है, तो यहाँ इंफॉर्मेशन जरा तेजी के साथ पास होगी फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आगे एक छोटा सा टॉपिक है, रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस को हम रिफ्लेक्स एक्शन भी बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस या रिफ्लेक्सेस क्या है, इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंटल चेंजेस। अब देखिए, सारी की सारी फंक्शंस जो है वो ब्रेन ने नहीं कंट्रोल करने, उसमें से जो ऑटोमेटिकली या इनवॉलंटरली रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस होते हैं ना, या इमीडिएट रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमुलस हो रहे हों, अगेंस्ट इंटरनल स्टिमुलस हो रहे हों, वो सब क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। और उनको यूजुअली कौन कंट्रोल कर रहा होता है, उनको कंट्रोल कर रहा होता है पीछे से स्पाइनल कॉर्ड। तो रिफ्लेक्स आर्क फिर क्या हुआ कि जो पाथ ऑफ द नर्व इंपल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स सेक्शन, कि जब भी कोई रिफ्लेक्स सेक्शन प्रोड्यूस होना है, उस रिफ्लेक्स सेक्शन के दौरान जो भी इंपल्स पास होती है, वो इंपल्स जो पाथ फॉलो कर रही होती है, उस पाथ को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स सेक्शंस जो भी ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी इमीडिएट रिस्पॉन्सेज हैं, वो सारे के सारे रिफ्लेक्स सेक्शंस हैं, वो सारे के सारे रिफ्लेक्सेस हैं। जैसे आपको अचानक से किसी गर्म चीज को हाथ लगा लेते हैं, हाथ फौरन पीछे कर लेते हैं, आपको जरा सी नीडल जो है वो कोई पिंच करे, कोई चुभोए, तो आप फौरन से आपके मुंह से आवाज निकलती है, या आप अपना बॉडी पार्ट जिसको चुभ गई चीज वो फौरन से उस जगह से हटा लेते हैं। आपको कोई बहुत ठंडी चीज लगे, आप फौरन से अपना वो बॉडी पार्ट हटा लेते हैं, दूर कर लेते हैं। या कोई चोट लग जाए तो आपकी फौरन से मूवमेंट होती है, या आप अचानक से आपको कोई आवाज आती है, आप फौरन से उधर टर्न होके देखते हैं। ये सारे एक्शंस क्या हैं, ये सारे के सारे एक्शंस हैं रिफ्लेक्स एक्शंस या रिफ्लेक्सेस। और इन एक्शंस को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी इम्पल्सेस ट्रेवल कर रही हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, वो जो भी पाथ, जो रास्ता, जो रूट वो फॉलो कर रही हैं, वो कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। इसको हम किसके एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इसको हम वही हॉट ऑब्जेक्ट वाली एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने ये वाली एग्जाम्पल 10th क्लास में भी पढ़ी थी कि हमारा बॉडी पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये स्किन, फिंगर स्किन जो है, ये हमारा बॉडी पार्ट है, ये हॉट ऑब्जेक्ट को टच करता है, तो फौरन से सेंसरी सेल्स जो है वो स्टिमुलेट होंगे। ये स्टिमुलस हमारे इधर आर्म से गुजरता हुआ, ये जो पिंक लाइन है अगर आप इसको फॉलो करें, ये आर्म से गुजरता हुआ सेंसरी न्यूरॉन
इम्पल्स लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब सेंसरी न्यूरॉन जो है उसकी सेल बॉडी इज प्रेजेंट आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड, उसका एक्सॉन जो है वो मैसेज लेके जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब ये देखें यहाँ सेंसरी न्यूरॉन को क्या लिखा हुआ है, एफरेंट न्यूरॉन, इधर भी लिखा हुआ है एक्सॉन ऑफ एफरेंट न्यूरॉन। अभी मैं आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ कि सेंसरी न्यूरॉन को ही हम एफरेंट न्यूरॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो इनकमिंग है। इनकमिंग कहाँ, इनकमिंग विद इन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये आपको न्यूरॉन जो नजर आ रहा है ये इंटर न्यूरॉन है, ठीक है, ये इंटर न्यूरॉन की सेल बॉडी है, फिर नीचे उसका एक्सॉन है। अब ये इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन, ये एफरेंट न्यूरॉन लेके आया, उसने साइनेप्स बनाया किसके साथ, इंटर न्यूरॉन के साथ, और मैसेज उसको कन्वे कर दिया। अब ये इंटर न्यूरॉन उस मैसेज को एनालाइज करेगा, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा, और एनालाइज करने के बाद रिस्पॉन्स के लिए वो साइनेप्स बनाएगा, रिस्पॉन्स की इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए टू द इफरेंट न्यूरॉन, जिसको मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं। उसकी सेल बॉडी को वो ऑर्डर दे देगा कि तुम जाओ इफेक्टर ऑर्गन्स के पास। अब यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से ये इफरेंट न्यूरॉन वो इम्पल्स लेके निकलेगा। आप ब्लू पाथ को फॉलो करें, ब्लू लाइन को फॉलो करें, और वो कहाँ लेके आएगा, वो मैसेज लेके आया है मसल्स के पास। तो मसल्स यहाँ पे क्या हुए, इफेक्टर ऑर्गन्स। उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, उस इम्पल्स के अकॉर्डिंगली मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये बॉडी पार्ट जो है ये विदड्रॉ हो जाएगा इस तरह से, उस हॉट ऑब्जेक्ट से अपने आप को विदड्रॉ कर लेगा। अब ये जो पिंक लाइन है, ये जो पिंक लाइन है ये सेंसरी न्यूरॉन की है, और जिस रूट से ये इसमें जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड में जा रही है, इसको कहते हैं डॉर्सल रूट, ठीक है, डॉर्सल नर्व रूट बोलते हैं। और ये जो ब्लू लाइन है जो कि मोटर न्यूरॉन की निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड से, इसको वेंट्रल नर्व रूट कहते हैं। अब ये नर्व्स, बहुत से न्यूरॉन्स मिलके नर्व्स बनाते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ नर्व्स जाती हैं या उधर से निकलती हैं तो उनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलेंगे ना। और स्पाइनल नर्व्स का हम कहते हैं कि टू रूट्स हैं, कौन सी, ये हो गई डॉर्सल रूट और ये हो गई वेंट्रल रूट। ठीक है, क्लियर हो गई एग्जाम्पल, चले वेरी गुड। ये आज हमारा आज का लेसन था, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। ओके, लेट्स रीकैप। आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। उसके बाद हमने न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ी, फिर हमने रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स सेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, और फिर हमने उसकी एग्जांपल पढ़ी, कौन सी, हॉट ऑब्जेक्ट एग्जांपल, ठीक है, जिसमें हमने नर्व रूट्स की पढ़ी, स्पाइनल नर्व रूट्स पढ़ी, और उसका जो पाथ वो फॉलो करते हैं, जो रिफ्लेक्स आर्क बनाते हैं, वो पढ़ा। असाइनमेंट आप ले लें, लर्न द टॉपिक्स डिस्कस्ड। शॉर्ट क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 15 और 16 का A to E पार्ट हो जाएगा इस लेक्चर की मदद से, और एक्सटेंसिव क्वेश्चंस में 18 और 19 क्वेश्चन हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।